हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एंटोनियो डेमासियो, अगेन a very important figure in the field of neuroscience, psychology and philosophy of mind. Uh, he was born in the year 1944, Lisbon, Portugal. nationality इनकी है अमेरिकन एंड पोर्चुगीज़। की इंटरेस्ट है इमोशंस, कॉन्शियसनेस, डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस। So, फेमस फॉर लिंकिंग इमोशन टू रीजनिंग एंड कॉन्शियसनेस, मतलब ये माने जाते हैं अपने काम के लिए जिसमें बात करी जाती है कि जो इमोशंस हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इन लाइक रीजनिंग एंड इन कॉन्शियसनेस। ओके, सो हम इनके थोड़े काम के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने काम किया। एक बुक आई थी इनकी वेरी फेमस बाय द नेम ऑफ डिकार्ट्स एरर। डिकार्ट्स एरर इन द ईयर 1994, जिसमें बात करी जाती है, आर्ग्यू किया है इन्होंने कि दैट इमोशन इज़ क्रिटिकल टू रैशनल डिसीजन मेकिंग, चैलेंजेस माइंड बॉडी डिल्यूजन। ठीक है, इसकी जो इमोशन है वो जो है मेन चीज़ है जिसकी वजह से आप, फॉर एग्जांपल, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप डिसीजन नहीं ले पाते। आप कभी यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ ये करोगे, फिर ये करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट करते हो। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो आपके लाइक इमोशंस हैं वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं आपकी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड ऑफ कोर्स योर कॉन्शियसनेस। एंड इसने चैलेंज किया द प्रॉब्लम ऑफ अ माइंड बॉडी डुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट एक है इनकी बुक जिसका नाम है द फीलिंग ऑफ व्हाट हैपन्स। ठीक है, अगेन अ वेरी फेमस बुक, 1999 में आई थी। एक्सप्लोर्स कॉन्शियसनेस, एक्सप्लोर किया कॉन्शियसनेस के बारे में। हाउ इमोशन गिव राइज टू सेल्फ अवेयरनेस, कि कैसे हमारे इमोशंस हैं उसकी वजह से हम सेल्फ अवेयर फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बात की थी कि अगर आप हैप्पी हो तो आपके आसपास हर एक चीज़ हैप्पी 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 भी लगेगी, है ना। तो नेक्स्ट इनकी जो बुक है जिस उसका नाम है लुकिंग फॉर स्पिनोज़ा, 2003। इसमें बताया है कि इन्होंने कनेक्ट किया है, कनेक्ट कॉन्शियसनेस विद इमोशनल थ्योरी ऑफ फिलोसोफर्स बारुच स्पिनोज़ा। ठीक है, इसमें कनेक्ट किया है लाइक स्पिनोज़ा की लाइक फ़िलासफ़ी के साथ, जिसमें लाइक स्पिनोज़ा ने इमोशंस के बारे में जो जो भी चीज़ें बताई थी इन्होंने वो चीज़ कनेक्ट की है। देन सेल्फ कम्स टू माइंड। ठीक है, अगेन सेल्फ कम्स टू माइंड, ये आई है बुक 2010 में। इनमें बताया डिस्क्राइब हाउ द ब्रेन क्रिएट द सेल्फ एंड द कॉन्शियस माइंड, कि कैसे हमारा दिमाग जो है वो एक सेल्फ को जन्म देता है। ठीक है, कि सेल्फ क्या चीज़ है, कहाँ से आती है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट द स्ट्रेंज ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये आई है 2018 में। इसमें बताया गया है कि इमोशंस एंड फीलिंग्स प्ले अ रोल इवन इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड कल्चर, कि जो फीलिंग है, हमारी इमोशंस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में और हमारे कल्चर में। ठीक है,
लोग बोलते हैं स्मार्ट कैसे बना जाए, तो मेरे हिसाब से स्मार्ट आप तभी बन सकते हो जब आप पढ़ते हो, ठीक है। फीलिंग एंड नोइंग, फीलिंग एंड नोइंग अगेन, ये थोड़ी रिसेंटली आई है बुक इन द ईयर 2021। इसमें बात कर रहा है कि दी इट एग्जामिन्स दी बायोलॉजिकल रूट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द माइंड, कि बायोलॉजिकल वाइज हमारा कॉन्शियसनेस कैसे आई, ठीक है। एंड देन इट टॉक्स अबाउट कि माइंड कैसे इमर्ज हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। टॉपिक का नाम है सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस, ठीक है। इमोशन एक्ट एज मार्कर, ठीक है, गाइडिंग डिसीजन मेकिंग स्पेशली अंडर अनसर्टेनिटी, कि जब आपको पता है सामने से शेर आ गया है तो इमोशंस जो है एक शॉर्टकट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इमोशन इक्वल्स टू emotion equals to irrationality, इमोशन not equals to irrationality। इसमें बताया कि इमोशंस आर नॉट ऑपोजिट टू रैशनैलिटी, जी इमोशंस है इज नॉट opposite to rationality, they are necessary for logical and survival, ठीक है। इसने बताया वो necessary है for logic के लिए ज़रूरी है और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इनका जो था embodied माइंड क्या चीज़ है, कि माइंड इज़ नॉट जस्ट अ ब्रेन, कि माइंड जो है वो ब्रेन नहीं है। दूसरा, द एम्बेडेड, इट्स जो हमारा माइंड है वो एम्बेडेड है इन द बॉडी, इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। ये माइंड जो है हमारी बॉडी के अंदर है और वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। पर हमारा माइंड जो है वो बॉडी नहीं है, बॉडी के अंदर है पर वो इंटरैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट, consciousness as a process. Consciousness arise from neural processing। इसने बताया कि जो कॉन्शियसनेस है वो अराइज होती है न्यूरल प्रोसेसिंग की वजह से। इंटरैक्टिंग बॉडी सिग्नल्स एंड, अरे यार ये बोल रहा है कॉन्शियसनेस अराइजेस फ्रॉम न्यूरल प्रोसेस। कॉन्शियसनेस जो है अराइज होती है हमारे न्यूरल प्रोसेस से। इंटीग्रेटिंग बॉडीली सिग्नल्स, जो बॉडी में सिग्नल्स आते हैं और जो इमोशंस आते हैं उससे, मतलब कि न्यूरल प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है हमारी बॉडी सिग्नल से और इमोशन से। तो न्यूरल प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है हमारे
बॉडीली सिग्नल से एंड इमोशन से। तो इमोशंस और हमारी बॉडीली सिग्नल्स जो होते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब। ठीक है, अब इनके जो इंटरेस्टिंग इंसाइट्स एंड वर्क के बारे में है वो देखते हैं। चैलेंजिंग डेकार्ट। ठीक है, इनकी बुक जो आई थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था वो आई थी 1944 में। तो इन्होंने क्या चीज़ चैलेंज की थी कि इसकी एक बुक है जिसका नाम है, जो हमने पढ़ी, कि डेकार्ट्स एरर। ही आर्ग्यूज आई फील देयरफॉर आई एम एज अ मोर फंडामेंटल देन आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट ने बोलता कि मैं देखता हूँ वही मैं हूँ, तो ये वो सब्जेक्टिवली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेराज ये बोल रहा है कि अब इट्स बेटर टू से दैट आई फील, मैं फील करता हूँ, देयरफॉर आई एम। ही क्लेम्स दैट डेकार्ट्स रॉन्गली separated mind from body, neglecting the vital role of emotions in thought। कि डेकार्ट ने तो बिल्कुल ही इमोशंस को इग्नोर ही कर दिया है और उसको इमोशंस वाली साइड जाना चाहिए था, rather than थिंकिंग अबाउट कि आई थिंक देयरफॉर आई एम वाली साइड। ओके, फिर इसने बात की है केस ऑफ फिनिस गेज। ठीक है, अब डोमेंसियो, एंटोनियो डोमेंसियो, नाम पता नहीं क्यों भूल जा रहा हूँ मैं। डोमेंसियो ने पॉपुलराइज किया था द केस ऑफ फिनिस गेज whose personality change after a brain injury। अब use this to show that damage to the emotional centers affect decision making। एक बंदा था जिसका नाम था लाइक फिनिस गेज। ठीक है, अब उसके ब्रेन में डैमेज आ गई थी इंजरी की वजह से। तो उसने ये चीज़ बताई थी कि वो फंक्शन भी ठीक कर रहा था, हर एक चीज़ सब कुछ था, खा रहा पी रहा था, पर उसने बताया कि डैमेज टू द इमोशनल सेंटर। इमोशनल सेंटर यानी कि एमिगडाला, कि इमिगडाला में आपके अफेक्ट करता है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल एमिगडाला एक शॉर्टकट की तरह, मैसेज की तरह एक्ट करता है, जो इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस, ये फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेस में हो तो आपकी लाइक बॉडी से बॉडी क्या करेगी, अगर आपका पेट फुल है तो आपको उल्टी करने में मजबूर कर देगी। आपको जैसे इफ़ यू वांट टू पी तो वो आपकी पेंट में ही हो जाएगा। तो बॉडी पहले बोलती है कि मेरे को बचाओ, इसलिए डर के मार, जब डर होता है तो लोग अपनी पैंट गंदी कर देते हैं, गीली कर देते हैं। तो इसने वही चीज़ आर्ग्यू की कि जो हमारा डैमेज उस बंदे का जो फिनिस गेज बंदा था, उसके जो ब्रेन इंजरी के बाद से क्या हो रहा था कि उसकी इफ़ेक्ट हो रहे थे डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही थी। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ कल्चर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ कल्चर, ये क्या चीज़ है? इन द स्ट्रेंज ऑर्डर ऑफ थिंग्स ही सजेस्ट दैट होमोयोस्टेसिस यानी कि इंटरनल रेगुलेशन इज़ द सीड ऑफ बोथ लाइफ एंड कल्चर। इसे बताया कि दी जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस जो है
is the seed of both life and culture. ठीक है, नेक्स्ट इसने बताया है proposes that emotions influence human culture evolution more than previously believed. इसने बताया है कि जो इमोशंस हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है ह्यूमन कल्चर को। पहले जो था कि यार इमोशंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, तो इसने बोला था कि लोगों ने निगलेक्ट किया इमोशंस को कि इमोशंस का कोई कल्चरल एवोल्यूशन में हेल्प नहीं है। बट अगर हम बात करें केरला के एक डांस की जिसका नाम है केरला डांस कथकली, यू सी दिस इज़ a very renowned and it's a vibrant cultural dance, expresses your facial expressions, uh, that how the brain, how your facial muscles change with the emotions that you are feeling, you are facing, that all your emotions can easily be seen via your face. Okay, then ओके सो कि कथकली का एग्जांपल देते हूँ आपको मैं कि कथकली अगर आपने कभी साउथ में विटनेस किया होगा तो काफ़ी ज़्यादा इस आईब्रो की मूवमेंट है, आंखें बड़ी होती हैं, मेकअप लगाते हैं, नोज़ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, एज इफ इन द टाइम ऑफ एंगर इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ योर मूड इन साइड वट यूर फीलिंग। एंड देन और भी कई सारे डांसेस हैं अगर आप देखोगे, इफ़ यू गो इन टू दी cultural side of Udaipur, there is one haveli by the name of Bagori Haveli, Bagor Haveli, yeah. So Bagor ki Haveli, it's again a very beautiful place to visit because in the evening they perform a dance, a cultural show nearby the Lake Pichola at Gagori Ghat, and the president of Mewar built it in the 18th century. और आप जब वहाँ जाके देखोगे तो एक बहुत अच्छा शो होता है। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट आते हैं एंड दे परफॉर्म, दे बीन सेलिब्रेटिंग इट फॉर आई डोंट नो मे बी 100 years और सो। काफ़ी अच्छी तरह का होता है, बहुत मज़ा आता है देखने का। सो एंटोनियो डमासियो यही बता रहा है कि यार इमोशंस को हमने कभी इतनी कदर दी ही नहीं, इतना इन्फ्लुएंस अपने ऊपर आने ही नहीं दिया, वेयर एज ह्यूमन कल्चरल एवोल्यूशन इज़ मोर लाइक इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस इमोशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसने इन्फ्लुएंस किए हैं हमारी ह्यूमन कल्चरल एवोल्यूशन को। ठीक है, then he bridging the gap of like इसने इसका जो contribution है इसने किया है bridging neuroscience and philosophy। ठीक है, he uses Spinoza idea। ठीक है, Spinoza idea to ground feeling in like bodily states, offering a neurobiological version of ancient philosophy। अब देखो, अब कहीं ना कहीं इनको देख पा रहे हो एज अ इमोशनल बीइंग। ओके,
इमोशनल बीइंग। इमोशनल बीइंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी वाली साइड भी हैं थोड़े थोड़े, है ना। ये बात कर रहे हैं कि ये ज़्यादा उनको लेकर एनालिटिकल फ़िलासफ़ी वाली साइड नहीं है, लाइक पॉजिटिविज़्म, लॉजिकल पॉजिटिविज़्म वाली साइड। तो इनको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हाँ भाई बंदा थोड़ा इमोशनल है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको जल्दी याद रहेंगी। थोड़ा हम इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। ये प्रोफेसर रह चुके हैं अपने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया। देन ये डायरेक्टर रह चुके हैं यूएससी ब्रेन एंड क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का, फॉर्मर चेयर ऑफ न्यूरोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ होला हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है, नेम्ड इन टॉप 100 थिंकर्स, क्योंकि इनकी साइटेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको रैंक मिला हुआ है अमंग द इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स बाय द फॉरेन पॉलिसी एंड द प्रोस्पेक्ट। सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया, इन्होंने मर्ज किया आपके न्यूरोसाइंस विद एग्जिस्टेंशियल एंड फिलोसफिकल क्वेश्चंस। फिर अगर हम अभी की बात करें कि ये क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, एक मार्विन मिन्स्की की मैं एक हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने एक बुक बताई थी। मार्विन मिन्स्की की एक बुक है जिसका नाम है द सोसाइटी ऑफ माइंड। तो सेम इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एआई और रोबोटिक्स में हेल्प आउट किया है। his work on emotion and cognition has influenced human centered AI design, जो जैसे हम आजकल बात करते हैं ओपन AI, परप्लेक्सिटी। ओके, सो वर्कड विद द वाइफ, इनकी वाइफ है जिनका नाम है इनकी वाइफ का नाम है HANNA, हैना डमासियो। हैना डमासियो कौन है? ये एक न्यूरो साइंटिस्ट है। ऑफन इनके साथ कोलैबोरेट किया है विद हिम ऑन ब्रेन इमेजिंग रिसर्च। अब सबसे अच्छी बात क्या होती है, जैसे हमने कल पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जो लिंग्विस्टिक बोलते हैं कि लैंग्वेज से पहले थॉट आया या फिर लैंग्वेज आया, फिर और भी कई फ़िलासफ़ी आई। फिर जैसे लुडविग वाइनस्टीन बोलता है कि हाँ जो लैंग्वेज होती है वो ही हम फंडामेंटल चीज़ होती है। तो आप एक चीज़ समझो कि जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखोगे ना उतने ही आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि एक वर्ड के 1000 वर्ड मीनिंग हो सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, ठीक है, पर एक वर्ड के 1 करोड़ मीनिंग हो सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। तो सोचो आपकी कितनी ज़्यादा वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी और आपका दिमाग किन किन डायमेंशंस में सोच पाएगा। So he was Portuguese, he like Roman languages, ये इंग्लिश में भी बहुत अच्छे थे। like बहुत ज़्यादा काम है, डीपली इंटेलेक्चुअल पर्सोना है। अगर आप इनके कोई डीप वो इंटरव्यूज़ वगैरह देखोगे तो आप समझ पाओगे। हॉबीज़ हैं इनकी आर्ट, क्लासिकल म्यूज़िक एंड हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। ओरिजिनल लाइक जो स्टोरी है वो यही है कि भाई बॉर्न हुए थे पोर्चुगल में ड्यूरिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, जब बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा था पोर्चुगल में। मूव टू यूएस फॉर रिसर्च एंड ग्रेटर फ्रीडम इन साइंस, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर हैं, क्योंकि इन्होंने यार एक ऐसे नए चीज़ को लाया है मार्केट में जिसका नाम था इमोशंस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी ये वीडियो। मैं अर्ज करूँगा कि आप पढ़ो और ज़्यादा सीखो। स्टे क्यूरियस। थैंक्स।